पहले नंबर पे नाम आता है जयंत चौधरी का, जो मुसलमानों का वोट लेके नेता बनते हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू। इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है ना। मैं कोई आपका भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जिस पे आप चिल्लाएंगे, जिसका खाते हैं उसको चिल्लाइएगा, मेरे पे चिल्लाइएगा मत, पहले सोच समझ के पूछिएगा। मुसलमानों के लिए बिल लेके आ रही है, कह रही कि मुसलमानों का भला करना, क्या कहेंगे आप इस बिल पे? सबसे पहली बात मैं बता दूं, और इस सवाल का जवाब आपकी ऑडियंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि ये शब्द मैंने किसके लिए कहे हैं। मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, और देश बर्बाद करके रहेगा ये भिकमंगा। ये मैंने किसके लिए कहे हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। एक बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात, कि एक और तो ये लोग इफ्तार के मौके पर मुसलमानों को जो है वो किट बांटने का काम करते हैं। मोदी जी उसको सौगात बताते हैं। दूसरी ओर नमाज पढ़ने पर बैन लगाया जाता है, और तीसरी ओर वक्फ का बिल लेके आया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, देश के नौजवानों को रोजगार ये दिला नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर आप किसी की संपत्ति की अब जानकारी ले नहीं सकते हैं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप किसी को लेकर रिपोर्टिंग नहीं चला सकते। हर चीज को इन्होंने बंद और समाप्त करने का काम शुरू कर दिया है। इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। देश की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से डैमेज है। तो देश के प्रधानमंत्री के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि किस तरीके से बिहार का चुनाव जीता जाए। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बिल को जो जनाब कह रहे हैं ना, इधर सुन लीजिए जरा, इधर देखकर, जो आप कह रहे हैं ना कि किरण रिजिजू इस बिल को 8 अगस्त को लेकर आते हैं सदन के अंदर, और उसके बाद में वो सबसे पहले तो इफ्तार पार्टी में पाए जाते हैं। एक और तो मुसलमानों के लिए बिल दिखाया जाता है कि हम बिल लेकर आ रहे हैं, दूसरी ओर इफ्तार में नजर आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन 3-4 लोगों को तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले नंबर पे नाम आता है जयंत चौधरी का, जो मुसलमानों का वोट लेके नेता बनते हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू। इन लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कुर्सी के चलते, और नीतीश कुमार को तो जाना ही कुर्सी कुमार के नाम से अनाता है, ये लोग कुर्सी के चलते अपना दीन ईमान बेच देते हैं और भाजपा के आगे सरेंडर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस आप वक्फ बिल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम इससे भलाई करेंगे, 14 से आज 25 तक मोदी की सरकार है। मुझे आप बता दो हिंदुओं के लिए कौन सा बिल आया है? एक बिल बता दो जो हिंदुओं की सहूलियत के लिए, उनकी बहन बेटियों की लुटती इज्जत और आबरू के लिए। और सारी बात छोड़ दो, बेटियों की लुटती इज्जत आबरू के लिए कौन सा बिल आ गया, जरा मुझे ये बता दो। आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। कल बिल पास होने जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया कि हम साथ देंगे। हाँ, तो वो तो साथ देंगे ही। चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी कुर्सी से प्यार हो गया। ये तो अब आप ये समझ लीजिए, ये बात तो जनता को समझनी चाहिए। जिस जनता ने चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया ना, अगली बार उस चंद्रबाबू नायडू की जमानत को जब्त कर देना चाहिए, नीतीश कुमार की जमानत को जब्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस देश में दंगा कराने पर आतुर हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वक्फ की जमीन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ सरकार जमीन को हड़पना चाहती है, और क्या पता इनकी जमीनों को भी हड़प कर उद्योगपतियों के हवाले कर दे। लेकिन इन जमीनों से सरकार को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, आम मुसलमानों का कल्याण नहीं हो रहा है। आपको पता है 9,40,000 एकड़ जमीनें हैं वक्फ के पास। एक बात आपको पता है, मुझे आपको ये बात पता है कि इस देश के अंदर उद्योगपतियों के पास कितनी जमीन है? जो जमीन किसानों से किस रेट पर खरीदी गई है आपको पता है? मुझे बताइए ना। वो सरकारी जमीनें जिन एक मिनट सुन लीजिए, वो सरकारी जमीनें सुन लीजिए, यहाँ खड़े होकर चिल्लाइए मत बेफजूल की, ठीक है ना। मैं कोई आपका भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जिस पे आप चिल्लाएंगे, जिसका खाते हैं उसको चिल्लाइएगा, मेरे पे चिल्लाइएगा मत, पहले सोच समझ के पूछिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये सुन लीजिए, मैं आपको एक बताऊं, अभी मैडम ने कहा कि इतनी सारी जमीन है जिससे सरकार को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। आप ये बता दीजिए, ऐसी बहुत सारी जमीन है जिन पे भाजपा का कार्यालय बने हुआ है, और बहुत सारी जगह जिन्हों को अवैध रूप से कब्जा रखा है, उनसे कौन सा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है? भूमाफिया बोर्ड बन चुका है, वक्फ बोर्ड। भाई आप मुझे नहीं, दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज आपने नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया कि लोग अपनी छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। कल को आपने अगर वक्फ की जमीन को ले लिया तो मुसलमान जाएंगे कहाँ? उनके पास तो कोई जगह नहीं बचेगी। दूसरी बात ये, अरे मेरी बात, संसद भवन पे दावा ठोक रहे हैं कि संसद भवन की जो जमीन है वो भी वक्फ की जमीन है। हाँ, तो और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, अरे जानकार है, और फिर मेरी बात सुन लीजिए, इस सवाल का मुझे आप दे दीजिए जवाब। ये जो पुरानी संसद है, इससे कौन सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है?
क्या इस देश में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बताइए। ऐसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। कौन सी संस्था है ऐसी? अच्छा, एक बात सबको बताइए। कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार है। मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु अजमेर शरीफ के मौलाना साहब ने कहा है कि सरकार अगर वक्फ बोर्ड पे बिल पास करना चाहती तो ये हमारे पक्ष में होगा, तो फिर विपक्षियों को इस पर दिक्कत क्यों है? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है, विपक्षियों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार अगर सारी जमीनों को अपने अंडर कर लेगी, वो जमीन जो उनके पूर्वजों ने खरीदी है, भाई सरकार किस जमीन को अपना बता सकती है? या तो जिस जमीन का कोई वारिस ना हो, या सरकार को डोनेट की गई हो, या सरकारी जमीन हो, एमसीडी की हो, डीडीए की हो, या सरकारी जमीन हो, सरकार उसी को तो अपना कह सकती है। जिस जमीन को किसी भी जमाने में अगर किसी ने भी खरीदा है और खरीद कर अगर अपने पूर्वजों को डोनेट किया है, तो उस जमीन पर तो सरकार का कोई राइट बनता ही नहीं है। मोदी जी, चंद मुसलमानों का कब्जा है वक्फ पे, आम मुसलमानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है इससे। तो आप सारे मुसलमानों का सर्वे करके लेके आई हैं? गरीब मुसलमानों को इससे फायदा पहुंच रहा है। नहीं, एक बात नहीं, मुझे आप एक बात मुझे बता। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास है। भाई तो एक बात आप मुझे मेरी बात सुनिए ना, तो सरकार को जो जमीन वक्फ के पास है, सरकार को और उनको पैसा देकर वहां पर कोई ऐसी चीज, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाने चाहिए जिसका फायदा तमाम लोग उठाएं। आप मुझे बताइए ना, सरकार उस जमीन को अपने अंडर लेकर क्या कर लेगी? मुझे आप ये बता दीजिए, सरकार क्या कर लेगी उसको अपने अंडर लेकर? सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। एक बात सरकार, एक मिनट, क्या खाली जमीन से सरकार रिवेन्यू जनरेट कर देगी? क्या रिवेन्यू जनरेट करेगी? देखिए, बीजेपी नहीं, वो जमीन सुन लीजिए, वही जमीन उद्योगपतियों को और कॉर्पोरेटर्स को दे दी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी गरीब आदमी पे कुछ हत्ते नहीं आएगा। आज भी इस देश के अंदर हजारों लाखों लोग ठंड से मरते हैं सड़क पर सोते हुए। अगर सरकार इतनी जनता के बारे में सोच रही होती ना, तो इस देश में कोई सड़क पर मरता नहीं ठंड से। कई लोग कह रहे हैं कि 57-58 मुस्लिम कंट्री है, वहां पर वक्फ बोर्ड की जरूरत क्यों नहीं है और इंडिया के अंदर ही क्यों? एक बात आप मुझे बताइए, आप जो है हर देश की तुलना, एक बात आप मुझे बताइए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो लोग इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून है वो यहां क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब भी तो दें वो लोग। जब आप अपने देश की कंपैरिजन दूसरे देश से करते हो, तो दूसरे देश के लॉ की कंपैरिजन भी तो हमारे देश के लॉ से करिए। चिंता मत करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, सब बराबर होगा। कहां से आ रहा है? जैसे वो आ रहा है नीरव मोदी, ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा है। कई साल से मैं सुन रहा हूं। और सुन लीजिए, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूं। इस वक्फ बोर्ड पर जितना हंगामा हो रहा है ना, आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, इस वक्फ बोर्ड पर कोई इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे CNRC पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिस तरीके से किसानों का बिल आया, सिर्फ किसानों को मरवाने का काम सरकार ने किया। पता चल जाएगा मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों को समस्या क्यों होती है? जब सरकार कोई भी बिल लाती है तो आप लोग जो है समस्या में आ जाते भाई हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये मुझे आप बता दीजिए, समस्या में हम नहीं है। सरकार इसके प्रॉफिट बता दे कि इसके प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बता देना सरकार। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही, जो सरकार वक्फ बोर्ड पे चर्चा करने के लिए कह रही है, अगर इतना ही गरीबों के हित की बात कर रही है तो गरीबों को घर देने का काम क्यों नहीं करती है? और दूसरी बात ये कि एक और तो कहते हैं कि हम हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो कितने हिंदुओं को घर दे दिया? आज भी हिंदू बेघर घूम रहा है, बताइए ना आप मुझे। और उल्टा सुन लीजिए, उल्टा वक्फ बोर्ड के नाम पर जो जमीन छीनने का काम हो रहा है, बुलडोजर चलाकर उल्टा लोगों की जमीन छीनने का ये लोग काम कर रहे हैं। पास हो पाएगा क्या आपको लग रहा है? जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान साथ देंगे, कल ये बिल पास हो जाएगा? आपको लग रहा है पास होगा, नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है? ये लोग, सरकार गिर जाएगी, क्या लग रहा है? ये लोग भाजपा के गुलाम हैं, ये आप समझ लीजिए। एक आपने फिल्म देखी होगी, जो जिया जी कहेंगे वो मैं ही करूंगा, वो वाले इनके साथ है। जो मोदी जी कहेंगे ये सब वही करेंगे। मोदी जी कहेंगे उठ तो ये उठ जाएंगे, मोदी जी कहेंगे बैठ तो ये बैठ जाएंगे। ये आप ये समझ लीजिए, ये पूरी तरीके से भाजपा सरकार के गुलाम हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, ये सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का काम करते हैं। और मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं का भी वोट लेने का काम करते हैं और उनके भी हक में नहीं बोलते। जब हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उस मुद्दे पर भी नहीं बोलते। बिल पास हो जाएगा, शुभकामनाएं दे दीजिए देश को। नहीं, मैं आपको तो सुन लीजिए, जब तक सदन में, और दूसरी बात ये कि क्या पता विपक्ष को कल घुसने ही ना दिया जाए, ये भी हो सकता है। जब विधानसभा में MLA की रोक लगाई जा सकती है तो सदन में भी लगाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बिल प्राक्रेन सरकार ये बिल पास करवा लेगी। भाई पास कैसे नहीं कराएगी? इनके पास लोकसभा में बहुमत है, इनके पास में राज्यसभा में बहुमत है, तो बिल कैसे नहीं पास होगा? आप मुझे बताइए ना। बात तो बहुमत नहीं है जी, हाँ लोकसभा में तो है ना, लोकसभा में बिल को लेके आएंगे, लोकसभा से पारित करा लेंगे ये लोग।
आप मुझे बताएं, लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है इनके पास में, और 26 के बाद तो राज्यसभा में भी कर लेंगे ये लोग, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में तो इन्हीं की सरकार बन गई है। तो आपको लेकिन क्या लग रहा है बैसाखी जो की NDA सरकार में जो सहयोगी है वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं? भाई आप मुझे बताइए ना, कौन से सहयोगी दबाव बनाएंगे? नीतीश कुमार वो भाजपा के साथ हैं, जयंत चौधरी वो भाजपा के साथ हैं, ऐसा कौन है जो भाजपा के साथ नहीं है? सिर्फ दिखाने के लिए। अभी जयंत चौधरी का स्टेटमेंट था, सुन रहा था मैं, वो उसके ऊपर नमाज के ऊपर बोले कि ये गलत है, ये दोहरी रणनीति है। वहीं दूसरी ओर अभी आप देख लीजिए, वक्त पर जयंत चौधरी बोलने को तैयार नहीं है, चिराग पासवान बोलने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार बोलने को तैयार नहीं है, और वहीं इफ्तारी खाने के लिए नीतीश कुमार सबसे पहले अपने सर पे मुस्लिम टोपी लगाते हैं, अपना धर्म भी भूल जाते हैं नीतीश कुमार, इतनी जल्दी इफ्तारी खाने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि फ्री की मिलती है ना, और फ्री का तो भाजपा को सारा कुछ हजम है, जनता का खून फ्री का इसलिए चूसे ही जा रहे हैं, ये समझ लीजिए।